नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी का वेलकम अभिनंदन है लाइव क्लास में। लाइव क्लास के पेडागोजी क्लास में, शिक्षण शास्त्र की क्लास में सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इस लाइव क्लास में हम टॉप 30 प्रश्न की बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों 30 थी जो है पार्ट और क्लासेज हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट वाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और जल्दी हमारा पेडागोजी का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। इसके पहले जो प्रैक्टिस हम क्लास कर चुके हैं, इसका आई बटन पे ऑलरेडी इस लैब क्लास के बाद लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की बात करेंगे आज के क्लास का, जिसमें से पहला प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या शब्ददश सामग्री से होता है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो सामाजिक अधिगम किससे आरंभ होता है? जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे आपके संपर्क से होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो है प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतःदृष्टि अधिगम या अनुभवजन अधिगम की बात करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, टीचर्स, शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। टीटी एग्जाम को फतेह करना है, 101% यहाँ पे क्रैक करना है। तो जायसवाल सर आपका सभी का स्वागत करते हैं और सभी का फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि है, श्रमान है। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है वह हमारा कहलाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं होता है? विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का भाव, सकारात्मक परस्पर आश्रितता की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सहयोगी अधिगम तत्व नहीं है? तो इसके लिए जानना जरूरी कौन से सहयोगी अधिगम तत्व है। तो विषमांग समूह, समान अवसर, सकारात्मक परस्पर आश्रितता की बात करते हैं। ये तीनों आपके देखिए अवसर, समूह और सकारात्मक शब्द दिए गए हैं, तो ये सहयोगी अधिगम के तत्व हैं। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव जो जहाँ पर होगा वह सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं होगा। इसलिए कार्य इंटू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो प्रयत्न भूल के सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है? आपके थॉर्नडाइक हैं। और सभी लोग जानते हैं बंदरों पर किसने, कोहलर ने आपके प्रयोग किया। चूहों की बात करते हैं, चूहों और कबूतर की बात करते हैं, स्किनर का नाम आता है। बिल्ली की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक का नाम आता है। तो प्रयत्न भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके साथ ही अगला प्रश्न दिया गया है कि निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम क्या होता है? तो निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत के अनुसार, मॉडल के अनुसार जो है सही क्रम देखा जाए तो हमारा जो वह सही क्रम होता है कि अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और अंत में मूल्यांकन करना। तो पहले अन्वेषण, खोज करना, इसके बाद उस पर व्याख्या, फिर विस्तार पूर्वक, इसके बाद मूल्यांकन। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी 6 सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण या तलरूप की बात करते हैं। तो इनमें से जो लेविन के अधिगम संबंधित 6 सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा जो हमारी कहलाती है वह जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण और तलरूप कहलाता है। लेकिन विभेदीकरण आपका नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन जो है विभेदीकरण सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। इसी के कड़ी में हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन कहीं अधिक है। व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित है, विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है या दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात करते हैं। तो सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति नहीं वरन कहीं अधिक है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाता है व्यवहारगत परिवर्तन। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ईपी पॉलाव, एल थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर की बात करते हैं। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कहला जाएंगे? तो हम बात करते हैं ईपी पॉलाव।
जी हाँ। पलाव ने किस पर प्रयोग किया था? तो सभी लोग जानते हैं, कुत्ते पर किसने प्रयोग किया? ईपी पलाव ने प्रयोग किया। पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह हमारा लेडी सही हो जाएगा। और इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि प्रभावशाली अधिगम के आयाम है संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या उपर्युक्त सभी की बात करते हैं। तो प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन कौन से हो जाते हैं? तो प्रभावशाली अधिगम के आयाम संकेत अधिगम भी होता है, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम भी होता है, श्रृंखला अधिगम भी होती है, अर्थात उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वो नो डाउट हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न की आदतें ज्ञान आवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है? किंग्सले, क्रो का, गेट्स का या क्रोनबेक का कथन है? तो आदतें ज्ञान और आवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका हो जाता है? तो क्रो का यह कथन हो जाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनैतिक चेतना या अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य हमारा क्या हो जाता है? वह हो जाता है व्यवहार का रूपांतरण। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सभी यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा मेरे प्यारे सभी भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है 101% टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का फीडबैक का स्वागत अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। इनमें से कौन जो है सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होगा? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता की बात करते हैं। इनमें से जो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होगा, तो पहले ये जानना जरूरी कि सीखने की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है। अभिवृत्ति होता है, संकल्पना होता है, ज्ञान होता है, लेकिन परिपक्वता नहीं होता। इसलिए इन क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक सीखा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है? तो हम बात करेंगे पारंपरिक अनुकूलन की बात करेंगे। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या समान सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता हो और उसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या समान सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं है, यह हमारा क्या हो जाता है? ये दोस्तों हमारा कौन सा कहला जाता है? सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। और ये हमारा कहला जाएगा दोस्तों निगमन अधिगम। जी हाँ, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा, नो डाउट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला जो कथन दिया गया है, यह कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? सभी बताइएगा। तो यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो कि एक प्रक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, इनमें से किसे सीखने के सिद्धांत को जो इंगित कर रहा है? और वह हमारा हो जाता है, सभी लोग बताइए, वह हमारा हो जाता है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया जो कि और भी आपका इंटरेस्टेड प्रश्न बनता है। क्यों बनता है, आइए बात करते हैं। दोस्तों, निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया? तो शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, ये भी सही बात है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में बात कर रहे हैं। और जो सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया, यह सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सी ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक शब्द दे दिया गया, महत्वपूर्ण है, तो आपके निर्मितवाद सीखने के सिद्धांत में कहा अकॉर्डिंग देखा जाए
तो सी ऑप्शन नेगेटिव नकारात्मक दिया गया है। बाकी कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि निपुणता द्वारा अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, ये तीनों प्रकार के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। लेकिन कल्पनाशील अधिगम ये प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। इसलिए कार्य क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि जेपी गुलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या होता है। सोच में परिवर्तन, अनुभव प्राप्त करना, ज्ञान का सर्जन, व्यवहार में परिवर्तन। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या होता है, सभी बताइए। तो जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग अधिगम जो होता है वह होता है व्यवहार में परिवर्तन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है किसी व्यक्ति का अधिगम क्या होता है। बचपन तक, प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक या जीवन पर्यंत होता है। तो किसी व्यक्ति का अधिगम क्या होगा। तो किसी व्यक्ति का जो अधिगम होता है वह हमारा जीवन पर्यंत होता है। सीखना, जब तक ये जीवन है हम सीखते रहते हैं, सीखना कभी बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण हो जाएगा। यानी एक बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी है जो पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा भाग करने में करता है। तो अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार के उदाहरण हो जाएगा। तो अधिगम स्थानांतरण में देखा जाए तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, मानसिक से मानसिक की बात करेंगे। क्या हो जाएगा, मानसिक टू मानसिक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास, सुरक्षा, प्रतिष्ठा या भूख की बात करेंगे। इनमें से कौन जो है आपका प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्यास, सुरक्षा, भूख ये तीनों प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा दिया गया है, प्रतिष्ठा जो है प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रतिष्ठा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास, पुनर्बलन। नीचे दिए गए कोड में बताना कि केवल ए है, केवल बी, केवल बी डी या ए सी। इनमें से ये बताना कि कौन सा अधिगम का आधारभूत जो है शर्त नहीं है। तो देखिए संलग्नता, अभ्यास, पुनर्बलन ये तीनों अधिगम के आधारभूत शर्त हैं, लेकिन प्रतिपादन आपका नहीं है। तो केवल बी किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए रीड करते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि इस प्रश्न पर आप सभी का फीडबैक क्या मिलता है। दोस्तों प्रश्न दिया गया है पियाजे जी के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। तो पियाजे जी के अकॉर्डिंग विकास की वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, मतलब जानता नहीं है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कौन सी कहला जाएगी। तो ये अवस्था हमारी कहला जाए संवेदी गामक अवस्था कहला जाती है, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसी अवस्था में बालक अनभिज्ञ होता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या अनुभव की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा कारक सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। तो इसके पहले जानना जरूरी कि कौन है आपका, बुद्धि है, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव है। ये तीनों जो है तीनों कारक सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो आपका नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत, श्रृंखला या शाब्दिक सहचर अधिगम। तो रॉबर्ट गेने के अकॉर्डिंग देखा जाए, अधिगम के प्रकार में देखा जाए तो हम सभी लोग जानते हैं संकेत, श्रृंखला और शाब्दिक सहचर अधिगम ये तीनों अधिगम के प्रकार है, लेकिन अंतर्दृष्टि आपका अधिगम का प्रकार नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अब हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? स्किनर हैं, प्रोफेसर बिने हैं, वर्दीमर हैं या स्पिनोविच की बात करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है। हम बात करेंगे वर्दीमर की बात करें। वर्दीमर, कोहलर, कोफा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी। अगला प्रश्न है रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? तो रॉबर्ट गेने के अकॉर्डिंग अधिगम की टोटल 8 परिस्थितियां बताई हैं। ठीक है, प्रत्येक अधिगम परिस्थिति के लिए उनकी पूर्व परिस्थिति छात्र के लिए आवश्यक होती है, जिससे धारण शक्ति विकसित होती है। और रॉबर्ट गेने ने अपनी कृति कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों कि कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? छात्रों को जो चाहे करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए, छात्रों को समस्याएं हल करने को दो, उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करना चाहिए। तो कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसको उनसे नरमी व दृढ़ता के रूप में व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका हो जाता है? तो यह कथन आपके जीन पियाजे जी का कथन हो जाता है। और इस क्लास का 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था? वुडवर्थ था, पेस्टोलॉजी था, गाल्टन था या जीन पियाजे जी था? तो संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला कौन मनोवैज्ञानिक था? ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है और 30 प्रश्नों में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।